और ब्रेक के बाद खबर दिखाते हैं आपको कैबिनेट के बड़े फैसलों की। मोदी सरकार ने देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसी तर्ज पर मोदी सरकार ने अब कृषि के मोर्चे पर सबसे पीछे रह गए देश के 100 जिलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बड़ी शुरुआत की है। इस बार के बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था, जिसे आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना पर सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके तहत 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। इसका फायदा देश के करीब 1.25 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर मिलता नजर आएगा। कृषि क्षेत्र और देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सेक्टर के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को साल 2025 और 26 से शुरू कर 6 वर्षों के लिए शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए 100 चयनित कृषि जिलों का विकास किया जाएगा। 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। इस योजना का लक्ष्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि तरीकों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करना है। सालाना 24,000 करोड़ रुपए के खर्च वाली इस योजना के लिए 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। 11 विभागों की 36 योजनाओं कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे। अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। सरकार की इस नई योजना पर किसानों ने खुशी जताई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से धरातल तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र पे निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। इस योजना के जरिए करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिल सकेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों की बेहतरी के लिए लिया गया फैसला बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हम अपने किसान भाई बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए जिलों में फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही अन्नदाताओं की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैबिनेट के इस फैसले को किसानों के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दिए गए पोस्ट में लिखा है कि आज का दिन देश के कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश भर में 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट चयनित किए जाएंगे, जहां 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय कर
वैज्ञानिक व आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम खेती को लाभकारी, किसान को आत्मनिर्भर और गांव को समृद्ध बनाएगा। किसान कल्याण की दिशा में इस कदम के लिए मोदी जी का आभार। तो अपने आप में एक बड़ी राहत कह सकते हैं, बड़ा संबल कह सकते हैं देश के किसानों के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट में आज इस योजना को मंजूरी दी गई है। उसमें क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 के बजट में इसकी घोषणा की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 100 जिलों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। 6 वर्ष तक चलेगी फिलहाल ये योजना, आगे भविष्य में इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। लगभग 1.25 करोड़ किसानों को सीधा लाभ इस योजना से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खासतौर से वो किसान जो बहुत ज्यादा कहीं पिछड़ गए हैं कृषि के मोर्चे पर। कम उत्पादकता, कम फसल घनत्व और कम ऋण वितरण वाले जो जिले हैं, उन जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रत्येक राज्य से कम एक जिला इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो या फिर राज्य हो, उससे कम एक जिला जरूर शामिल किया जाएगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर बहुत जोर रहेगा कि आखिर बेहतरी से इस योजना को लागू किया जाए। जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और तीनों स्तर पर लगातार इसकी निगरानी होगी। जिला समिति में तमाम लोग होंगे, साथ ही साथ प्रगतिशील किसान भी इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि किसानों के व्यवहारिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी इसमें आ सके। हर स्तर पर होगी निगरानी और मासिक यानी हर महीने निगरानी होती रहेगी ताकि कोई भी जो आपने काम सोचा है अगर बेहतरी से नहीं हो रहा है तो उसके कारण पता हो, उसको और बेहतर किया जाए। हर स्तर पर होगी मासिक तौर पर निगरानी, यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तकनीक का इस्तेमाल भी होगा। डैशबोर्ड बनाया जाएगा और 117 बड़े संकेतकों के आधार पर निगरानी होगी, यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स होंगे 117 इंडिकेटर्स की, आखिर उसमें कहां पे अभी क्या प्रगति हो रही है, उसके बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि साहब जहां पे कमी है हमें वो काम करके बेहतर दिखाना है। नीति आयोग करेगा इसकी समीक्षा और मार्गदर्शन भी देता रहेगा, जैसा आकांक्षी जिला योजना के तहत हमने देखा था देश के 100 पिछड़े जिलों में विकास को लेकर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी पुनर्जीवित, इसका एक तरीके से ये फायदा होता नजर आएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा संबल मिलेगा। कृषि में बढ़ेगा रोजगार, क्योंकि जब इस प्रकार की बेहतर कृषि पद्धतियां आएंगी तो उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ती नजर आएगी, यानी कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, खासतौर से उन जगहों पर जहां पर अभी ये काफी कम रह गई है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि सिंचाई की योजनाएं बड़ी संख्या में आगे बढ़ती नजर आएंगी ताकि खेती के लिए पानी की कमी ना होने पाए। कृषि ऋण तक बढ़ेगी पहुंच। आम किसान की, चाहे वो दीर्घकालिक हो या फिर अल्पकालिक कृषि ऋण उसकी जो जरूरत होती है उसकी पहुंच हो सकेगी और बैंकों से तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे उसको लोन मिल सकेगा। बढ़ेगा फसल विविधीकरण, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। महज 1, 2 या 3 फसलें नहीं बल्कि अन्य विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनको उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाया जाएगा ताकि सस्टेनेबल तरीके से कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी ताकि जो स्टोरेज की समस्या आती है कि गांव से अगर जिला स्तर तक आना, उससे पहले ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ही स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि खाद्यान्न की बर्बादी ना होने पाए। सिंचाई सुविधाओं में सुधार तेजी से किया जाएगा ताकि किसानों को समय से और जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। फसल विविधीकरण भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट एक तरीके से है ताकि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो तेजी से हो सके। जल संरक्षण भी इसके माध्यम से होगा, इस दिशा में भी योजनाएं बनाई जाएंगी। मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के माध्यम से भी इस दिशा में तेजी से काम होगा, इसका फायदा पूरे इलाकों को मिलता नजर आएगा। कृषि में आत्मनिर्भरता में तेजी से बढ़ते हुए भारत के कदम को और ज्यादा संबल मिलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का विस्तार होगा, क्योंकि इन योजनाओं में इन दोनों को तेजी से समाहित किया जाएगा ताकि जो केमिकल है उसको कृषि से बाहर रखा जा सके और प्राकृतिक जैविक खेती का जो दायरा है उसको विस्तारित किया जा सके। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और योजना के फायदे के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चंद जी हैं जो कि सदस्य हैं कृषि के नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है और दूरदर्शन न्यूज़ पे समय निकालने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही कि जब हमने बजट में इस योजना का ऐलान सुना था तभी से सबको इंतजार था कि आखिर ये ज़मीन पे कब उतरने वाली है। अब जबकि कैबिनेट ने इसका एक तरीके से ऐलान कर दिया है, कैसे समझा जाए जिस प्रकार से आकांक्षी जिला योजना ने एक बड़ा परिवर्तन लाके दिखाया देश में विकास के मोर्चे पर, क्या उसी प्रकार से
खेती के नजरिए से ये योजना वो परिवर्तनकारी साबित होने जा रही है? मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपकी चैनल से बताना चाहूँगा। जी। जब कृषि क्षेत्र का एक मूल्यांकन किया गया तो पिछले 10 वर्ष में कृषि में अभूतपूर्व हमारी ग्रोथ रेट आई है। इंडिया के लेवल पे पिछले 10 साल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम है या उत्पादन है, वो प्रति वर्ष 4.4% के रेट से ग्रो हुआ है। कुछ प्रदेशों में 2-3 प्रदेश हैं 7% की भी ग्रोथ आई है, कुछ प्रदेश में 5% की भी ग्रोथ आई है। लेकिन उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां वो ग्रोथ रेट, वृद्धि दर काफ़ी कम है। और दूसरा उसका ये पहलू था कि जैसे आंध्रा को ले लो, ओवरऑल ग्रोथ रेट तो 7% आती है, लेकिन उसके कुछ सेगमेंट हैं, उसके भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उस स्टेट के अंदर जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। और वो है जो किसान अधिकांश रूप से फील्ड क्रॉप ग्रो करते हैं, यानी सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड ग्रो करते हैं। और जहां नई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा वहां पहुंच नहीं हुआ, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं इंक्रीज कर पाए। तो कृषि में एक ड्युअलिटी, द्वंद सा एक कृषि क्षेत्र में पैदा हो रहा है कि कुछ क्षेत्र तो बड़े तेजी से अब आगे जा रहे हैं सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां परफॉर्मेंस, वृद्धि दर, उपलब्धियां वो काफ़ी कम है। तो इसे करने के लिए फिर ये फैसला लिया गया कि जब तक एक फोकस्ड वे में हम उन क्षेत्रों को नहीं एड्रेस करते, तब तक ओवरऑल सरकार की स्कीमों का फ़ायदा उठाकर उन्होंने आगे जाना होता तो वो आगे चले जाते। तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी कि देश में ऐसे बहुत से किसान हैं, लगभग 50%, ना तो वो हॉर्टिकल्चर करते हैं जिसकी अच्छी इनकम है और अच्छी ग्रोथ है, और ना ही वो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री या फिशरी इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर के सीरियल, पल्सेस और हमारे जो ऑयल सीड्स हैं 94% एरिया उनके अंडर है। वहाँ पर जो पॉकेट्स हैं, वहाँ पर जो किसान डिवर्सिफाई नहीं करते या प्रोडक्टिविटी हाई नहीं है, तो उनको भी हम बाकी कृषि के साथ उनका एक ग्रोथ रेट कैसे लाएं, ये इस स्कीम। सर महत्वपूर्ण चीज ये कि क्या हमारे पास मौजूदा वक्त में इतने वैज्ञानिक आधार पे आंकड़े मौजूद हैं ताकि हम जिन 100 जिलों का चयन करने जा रहे हैं बेहतरी से कर सकें, और उसके बड़े पैमाने क्या होने वाले हैं? जी बिल्कुल, वो सब जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। किसी को चाहिए तो मेरे से भी ले सकता है, मेरे पास भी वो डेटा काफ़ी हद तक अवेलेबल है, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास अवेलेबल है। तो पहले तो मुख्य रूप से कि जो क्षेत्र पीछे रह रहे हैं उनके बेसिक फैक्टर क्या है, क्यों वो ग्रोथ नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने देखा, आप लोग भी जो कृषि में थोड़ा रुचि रखते हैं देखा होगा कि बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, एक फसल ले ली खरीफ सीजन में जब बरसात आई, लेकिन रबी में उसको आपने फैलो छोड़ दिया, आपने दूसरी फसल ली ही नहीं। तो इसका मतलब यदि आप दूसरी फसल नहीं लेते तो आप अपनी जमीन का केवल 50% उपयोग करते हैं, 50% आप उसका उपयोग करते ही नहीं, जिसको कि क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं। तो पहला जो मानक वहाँ सिलेक्ट हुआ कि जिन प्रदेशों में क्रॉप इंटेंसिटी बहुत कम है, जिन जिलों में वो सबसे नीचे है क्रॉप इंटेंसिटी, कि वो कुल क्षेत्र में 10% या 15-20% क्षेत्र में ही दूसरी फसल लेते हैं, तो पहला जो एक मानक होगा, क्राइटेरिया होगा, वो क्रॉप इंटेंसिटी का, कि वहाँ हम जहाँ लो क्रॉप इंटेंसिटी है उसको देश की एवरेज कोई 55%, 55% पे हम 2 फसलें लेते हैं। हमारे कई प्रदेश है वहाँ 200% भी है कि दोनों फसलें लेते हैं, 2 से ज्यादा भी लेते हैं। तो ये एक पहला मापदंड है। दूसरा ये है कि यदि किसान को खेती में प्रोग्रेस करनी है तो उसको क्रेडिट चाहिए और उसको पैसा चाहिए, और पैसा भी ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लॉयटेटिव प्राइवेट सेक्टर जो बहुत ज़्यादा रेट पे उसको देता हो। उस पे फिर हमने जब डेटा देखा, हमारे कुछ प्रदेश हैं
जहां पर जो बैंक है वो इतना पैसा देते हैं कि जो लागत है उससे भी ज्यादा पैसा देते हैं। लेकिन कई हमारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जो लागत है उसका 25% भी नहीं देते जी। तो दूसरा फिर इंडिकेटर जो है वो बनाया गया कि हर जिले में जो हमारे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, जो सरकारी अदारे हैं, पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं जी। वो प्रति हेक्टेयर कितना वहाँ लोन देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू टर्म लोन कितना देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वर्किंग कैपिटल कितनी देते हैं, ये उसका दूसरा क्राइटेरिया। जी। तीसरा क्राइटेरिया डायरेक्ट है कि जहां पर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज काफी क्रॉप्स की हमें प्रोडक्टिविटी पता है कि जो प्रमुख क्रॉप्स हैं उनको लेकर फसलें हैं, एक प्रोडक्टिविटी जो है उसको देखेंगे, और फिर तीनों को कंबाइन करके एक इंडेक्स जनरेट करते हैं। उसके आधार पे फिर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग उनको टॉप से नीचे तक लेकर जाते हैं, और उसमें से जो बॉटम वाले हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। नीति आयोग का इसमें एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किए, फिर हमने एस्पिरेशन ब्लॉक सिलेक्ट किए, तो ये स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी हमारे पास जो आपने कहा आंकड़े, तो आंकड़े हैं ज्यादातर मेरे पास है, बाकी मिनिस्टर। बिल्कुल, जो सर आप बात कह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं तकनीक का इस्तेमाल भी होगा और 117 इंडिकेटर्स पे उसका पैमाना भी तय होगा ताकि कैसे आगे बढ़ा जाए। फिलहाल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पे विस्तार से